हेलो स्टूडेंट, देखिए हमने सबसे पहले बात करी थी आपकी लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, और फिर हमने बात करी थी कि इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो इनका जो भी हमने सॉल्यूशन निकाला था वो ग्राफिकली निकाला था। ठीक है, इस तरह से हमारी जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी a1x प्लस b2y इज इक्वल टू b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू C2। तो इसका जो सॉल्यूशन था, एक तो हमने निकाला किससे, ग्राफ के मेथड से, और इसका एक और मेथड है सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। व्हाट? अलजेब्रिक मेथड। अब दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ ग्राफ वाले में हम इन दो लाइन का ग्राफ बनाते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, दूसरे केस में होता है अलजेब्रिक मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम या तो उन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इस तरह के मेथड इसके अंदर लगाए जाते हैं। ग्राफिकल मेथड इसमें यूज़ नहीं होता है। अब सवाल ये है कि हमको जो है इस ग्राफिकल मेथड से अलजेब्रिक मेथड में स्विच करने की क्या ज़रूरत पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम आपका सॉल्यूशन निकाल रहे थे ग्राफिकली, तो देखो कैसे करते थे, पहले इस लाइन को ड्रॉ करते थे, फिर इस लाइन को हम बनाते थे। तो मान लो ये दो लाइनें हैं और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या आप हमेशा ये बात बता पाओगे कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? अगर सिंपल से पॉइंट्स हैं, अगर इसके नीचे एकदम 2 आता है और इसके सामने मान लो एकदम 3 आता है, ठीक है, इस तरह के अगर सिंपल वाले पॉइंट है तो आप आराम से कह सकते हो कि इसका सॉल्यूशन 2,3 है। बट ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी ये जो नीचे x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कोई एक इरेशनल नंबर हो सकता है ना। मान लो यहाँ पे जो है हमें पता नहीं है, लेकिन मान लो यहाँ पे √2 है। ठीक है, अब क्या ऐसा नंबर आप बता पाओगे? यहाँ पे ड्रॉ करके आप क्या बता पाओगे इस स्केल में कि अच्छा यहाँ पे √2 है तो इसका आंसर √2 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जैसे नंबर मान लो जैसे √3 हो गया, ठीक है, मान लो एक जैसे 1/19 हो गया, ये ऐसे जो नंबर हैं 1/19 में क्या होता है कि ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन इसका जो डेसिमल है वो क्या कहते हैं, रिपीट होता है, लेकिन इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे नंबर्स को, ऐसे सॉल्यूशन को यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं था। तो ये कन्वीनियंट मेथड नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमको स्विच करना पड़ा आपके अलजेब्रिक मेथड के अंदर। अब अलजेब्रिक मेथड के अंदर भी बहुत सारे मेथड हैं। आप जैसे बड़ी क्लास में जाओगे तो आप अलग अलग मेथड पढ़ोगे, लेकिन आप 10th क्लास में हैं तो हम इसमें जो है 2 वाले मेथड पढ़ने वाले हैं। एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा हम पढ़ेंगे आपका एलिमिनेशन मेथड, और दोनों ही मेथड बड़े आसान हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मोस्टली आप देखोगे कि आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर सिंपल सी इक्वेशन होती है। ठीक, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड के अंदर पहला वाला, विच इज़ योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम करते क्या हैं, एक एग्जाम्पल से इसके मेथड को समझेंगे। मान लो ये आपकी दो जो हैं लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमारा काम है कि हमको x और y निकालना है, लेकिन ग्राफ की मदद से नहीं निकालना है, अलजेब्रिक मेथड से निकालना है, उसमें से भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या मतलब क्या होता है? देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कोई एक चीज़ है, उसकी जगह तुम कोई दूसरी चीज़ डाल दो। ठीक है, तो उसे हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन, मतलब एक की जगह कोई दूसरा वाला पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, या इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल दो। ठीक है, x और y में से कुछ भी निकाल दो, उस x और y को आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, या फिर आप इक्वेशन नंबर 1 से x और y जो भी आपको आसान लगता है उसको निकालो और इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, जो आपको आसान लगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशन को गौर से देखो तो आपको आसान इक्वेशन जो है वो सेकंड वाली दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पे x + 2y = 3 है और x के सामने जो है कोएफिशिएंट 1 है। तो जब जब कोएफिशिएंट 1 आता है तो हमको वो इक्वेशन ज़रा आसान नज़र आती है, तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से मुझे एक वेरिएबल
एक साइड रखना है, बाकी सारा राइट हैंड साइड में ले जाना है। अब आपको डिसाइड करना है कि वो वेरिएबल कौन सा होगा। आप चाहे x ले लो चाहे y ले लो, आपकी मर्जी है, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। लेकिन हमें ट्राई करना है कि सबसे आसान वाला हम काम चूज करें। तो जैसे x है तो x को यहीं पे रख दो और 2y को इस साइड ले जाओ, तो x इज इक्वल टू 3 - 2y। अब देखो हमने किया क्या, हमने इक्वेशन नंबर 2 से x निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए x निकालना सबसे आसान था। तो x इज इक्वल टू 2y मैंने निकाल दिया, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से। सब्सटीट्यूशन में मैंने क्या कहा था कि आपने यहाँ से निकाला, अब इसको कहाँ पे पुट करना है, नंबर 1 में। सो x इज इक्वल टू 3 - 2y निकाल दिया है, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको आपने जो है इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना है। अब कहाँ पे डालना है, जहाँ पर x होगा। तो यहाँ पर x है तो x की जगह अब जाएगा 3 - 2y। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अब कैसे दिखेगा आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जो जो चीज़ें जहाँ पर हैं उनको वहीं पे रहने दो, ठीक है। तो जैसे 7 है, ये यहीं पर है, इसको यहीं पे रहने दो। अब x की जगह आपने ये सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। सो ब्रैकेट के अंदर आप x की जगह क्या रखेंगे, 3 - 2y। ध्यान रखें यहाँ पे पहले क्या था आपका, x था, ठीक है ना, 7x था, इसकी जगह मैंने रख दिया 3 - 2y। अब बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम रखो, -15y इसको भी सेम रखो, इज इक्वल टू 2, ये भी सेम रहेगा। इतना क्लियर है आप लोगों को। तो अब क्या है कि ये सब आ चुका है एक वेरिएबल में, एक इक्वेशन बन गई है और एक वेरिएबल सिर्फ y है। तो हम सिर्फ y जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 7 3 ज़ा 21 और इस 7 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस है, 7 2 ज़ा 14y, ठीक है। ये -15 एज इट इज़, 15y इज इक्वल टू 2, ये आ गया। उसके बाद जो y वाले हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी चीज़ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। तो इस 21 को यहीं पे रखो और 14 - 15 -14 - 15 हो जाएगा आपका -29y इज इक्वल टू 2। क्लियर है ये बात। अब हम क्या करेंगे, मुझे y चाहिए तो मैं इस 29y को यहाँ ले आती हूँ और 2 को यहाँ रख देती हूँ। तो 21 यहीं पर रहेगा, 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 29y। माइनस था वहाँ जाके प्लस हो गया, ठीक है। 21 में से 2 गया तो 19 इज इक्वल टू 29y। तो y कितना आ जाएगा, इस 29 को मैं यहाँ नीचे रख देती हूँ, तो y आ जाएगा आपका 19 डिवाइड में 29। क्या हमको एक वेरिएबल का आंसर मिल गया है, हमारे पास y आ चुका है, ठीक है। अब देखो y आने के बाद हमें क्या निकालना होता है, x निकालना होता है। अब आपकी मर्जी है, जहाँ आपको जिस भी चीज़ में आपको रखना है, आप इसमें रखो, इसमें रखो, इसमें रखो, मर्जी आपकी है, ठीक है। जो आपको सबसे आसान लगता है वहाँ पे रखिए। मैं इसको रफ करती हूँ, आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो y मैंने निकाल दिया, मेरे को सबसे आसान ये लग रहा है कि मैं यहाँ पे y रख दूँ तो मुझे x मिल जाएगा, तो यहीं पे रख दो। तो x इज इक्वल टू 3 है -2। अब y की जगह आप इसका वैल्यू रख दो, कितना है, 19 डिवाइड में 29, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना है, विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 2 ज़ा 38 डिवाइड में 29, ओके। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ रहा है, 3 नंबर 27, 2 3 दूने 6 7 8, 87 माइनस 38 डिवाइड में 29। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 17 में से 8 गया तो 9 और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 3 गया तो 4, 49 डिवाइड में 29। तो ये आ गया आपका x का वैल्यू। आ गए आपके x और y के वैल्यू। तो x का वैल्यू 49 डिवाइड में 29, y इज इक्वल टू 19 डिवाइड में 29। अगर आप इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करते तो आपको बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि आप ग्राफ पेपर पे जो है 49/29 और 19/29 मतलब निकाल सकते हो, बट इतना प्रिसाइजली मैन्युअली हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अब जो ये क्वेश्चन है मुझे लगता है इसमें सारा शब्दों का खेल है।
अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से समझ गए तो मैथमेटिकली आप उसको अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है ना। तो मेन काम ये है कि हमको क्वेश्चन समझना है, ठीक। सॉल्व तभी कर पाओगे जब क्वेश्चन समझ में आएगा। तो क्या है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मेरी जो एज थी वो कितनी थी, 7 times as old as you were then। उस टाइम पे तुम्हारी जो एज थी उसके 7 गुना, ठीक है, उसके 7 मल्टीपल में थी। ऑल्सो 3 years from now, 3 साल के बाद, I shall be 3 times as old as you will be, find their age। ओके, तो 3 साल के बाद मेरी जो एज होगी वो तुम्हारी एज के 3 टाइम्स होगी। जो तुम्हारी एज 3 साल के बाद होने वाली है उसके 3 टाइम्स होगी। ये क्वेश्चन का मीनिंग है ठीक है ना। हमें जो है उनका एज निकालना है। ऑब्वियसली हम इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें इक्वेशन भी बनानी है, ये मेन काम है। तो मान लो लेट x जो है वो आफ्ताब की एज है, ठीक है। सो आफ्ताब्स एज मान लो, लेकिन कौन सी, प्रेजेंट एज, अभी वर्तमान में जितनी उसकी एज है, ठीक है। y को आप जो है प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, उसकी डॉटर का प्रेजेंट एज मान लो, ठीक है। अब कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन नंबर 1 क्या कह रही है, कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, कि आफ्ताब की जो एज थी 7 साल पहले वो कितनी थी, जो उसकी डॉटर की एज थी उस टाइम पर उसके 7 टाइम्स। अब मुझे बताओ 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी होगी, एज ऑफ आफ्ताब कितनी होगी, वो होगी आपकी 7 घटा दो जो भी उसकी प्रेजेंट एज है, यानी कि x - 7 होगी, ठीक है। और 7 साल पहले उसकी बेटी की एज क्या होगी, तो 7 years ago एज ऑफ डॉटर ये कितनी होगी, जितनी उसकी अभी एज है y उसमें से 7 घटा दो। अब कंडीशन क्या कह रही है कि जो आफ्ताब की एज थी वो उसकी बेटी की एज की 7 टाइम्स थी उस टाइम पर, ठीक है, 7 साल पहले। तो बाय कंडीशन नंबर 1 तो ये रही आपकी आफ्ताब की एज 7 साल पहले की, ये है उसकी बेटी की एज 7 साल पहले की। कंडीशन ये कहती है कि आफ्ताब की एज जो है वो 7 टाइम्स थी उसके बेटी की एज की, ठीक है। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आपने करना क्या है, सिंपली अच्छे से लिखना है। तो x - 7 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 7y, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो बीच में माइनस है तो 49, ठीक है। इसको जो है हम अच्छे से बना देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका x - 7y, ठीक है, मैं 7y को इधर ले गई और -7 को इधर ले आती हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन था, -49 ऑलरेडी था, इसमें जो है +7 करना है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन आपकी बन गई x - 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -42, ठीक है। ये हो गया आपकी पहली इक्वेशन, इसको नोट करके रखेंगे, ठीक है। सो x - 7y इज इक्वल टू -42, इसको याद रखते हैं। अब हम कंडीशन 2 निकालते हैं। तो देखो कंडीशन 2 क्या कहा, 3 साल के बाद, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो बताइए 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years, मतलब अभी से 3 साल के बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब एज हो जाएगी जितनी उसकी अभी है उसमें 3 ऐड हो जाएगा, यानी कि x + 3 हो जाएगा। उसी तरह से 3 साल के बाद उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, उसकी जो डॉटर की एज हो जाएगी वो हो जाएगी इक्वल टू जो अभी उसकी एज है y + 3, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो आफ्ताब की एज है उसकी डॉटर के एज के 3 गुना है, तो ये कंडीशन नंबर 2 है। तो आफ्ताब की एज कितनी है 3 साल के बाद, x + 3, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, जो आपकी उसकी डॉटर की एज है y + 3 उसके 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें दूसरी कंडीशन निकालनी है। तो x + 3 यहीं पे रखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 × y और 3 3 = 9, तो ये हो जाएगा 3y + 9 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को आप अच्छे से लिखो, तो ये क्या बनेगा आपका, x यहीं पे रखो, 3y को इस साइड ले जाओ तो -3y हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, और इस 3 को यहाँ पे ले आओ तो 9 - 3,
यानी क्या कि ये बन जाएगा आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन भी नोट कर लेते हैं, विच इज़ x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। एक हो गई आपकी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, एक हो गया आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। आपको दोनों में आसान कौन सी लग रही है? आपको ये भी लग सकती है, आपको ये भी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे x भी x के साथ 1 है, यहाँ पे भी x के साथ 1 है। फिर भी आपको लगेगा कि ये आपको ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे 6 एक छोटा नंबर है, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम एक वेरिएबल निकालते हैं, तो कौन सा निकालेंगे? x। तो देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, तो इस माइनस 3y को यहाँ पे डाल देते हैं, तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा, तो ये प्लस 3y हो जाएगा, प्लस 6 तो यहाँ पे ऑलरेडी था। क्लियर है ये बात? तो अब हमारे पास एक वेरिएबल मिल गया है। अब सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं कि जिस इक्वेशन से हमने निकाला उसको दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका x की जगह 3y प्लस 6 रख दो, इसकी जगह इसको रख दो, तो कितना आ जाएगा? 3y प्लस 6। अब बाकी सारी एज इट इज़, बाकी क्या? माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। तो देखो 3y में से 7y गए तो माइनस 4y, ठीक है। अब प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 42, आप इस 6 को जो है इस साइड ले जाओ, ठीक। तो क्या हो जाएगा? माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 42, यहाँ जाके कितना हो जाएगा? ये माइनस 42, यहाँ जाके माइनस 6 हो जाएगा, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 48 डिवाइड में 4, यानी कितना? 12। तो y किसका एज था? प्रेजेंट एज था डॉटर का, तो डॉटर जो है वो 12 साल की है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो? इस y को इसमें रख दो, इसमें रख दो, जिसमें आपकी मर्जी है, और x निकाल दो, ठीक है ना। तो यहीं पे निकाल देती हूँ मैं x को, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में ही डाल दूँगी, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो देखो x हमें निकालना है, x को एज इट इज़ रखो, माइनस 3, और y की जगह जो भी ये आंसर आया है, कितना आया? 12 आया, इज इक्वल टू 6 रख दिया 2 में, ठीक है। तो x माइनस 36 आ जाएगा ये, विच इज़ इक्वल टू 6। अब माइनस 36 इस साइड जाके प्लस 36, सो x इज इक्वल टू 6 प्लस 36, यानी कि डायरेक्टली मैं 42 लिख देती हूँ। तो x का आंसर आया 42, ओके, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से सॉल्व करके कि x इज इक्वल टू 42 आया और y आया हमारा 12। क्लियर है? तो आफ्ताब की जो एज है वो 42 साल की है, और उसकी बच्ची की जो एज है वो 12 साल की है। क्लियर है ना? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि हम आपके जो ये वर्ड प्रॉब्लम है ना, इनको इस तरह से सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग ग्राफ मेथड, ठीक है। वैसे इसको ग्राफ से आप दिखा सकते थे, बिकॉज यहाँ पे देखो नंबर्स जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनका नंबर आसान सा है, 12 और 42 तो आप ग्राफ पे दिखा सकते हैं, राइट। लेकिन हम इस इक्वेशन को देखे ऐसे बता नहीं सकते कि अच्छा इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक। तो ये था आज का आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई होप आपको जो है ये मेथड अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, डाउट सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।